नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अंधेर नगरी नाटक के नामकरण की सार्थकता पर विचार। देखिए, अगर बात करें अंधेर नगरी की तो अंधेर नगरी किसका नाटक है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी का नाटक है। तो आइए देखते हैं कि क्या इसका नामकरण सार्थक है या नहीं, इस पर विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अंधेर नगरी की, आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी रचना है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी की, और रचना का समय काल क्या है, 1881 ईस्वी है। ये किस श्रेणी का नाटक है? तो ये एक प्रहसन है, एक अंक जिसको कह सकते हैं, नाटक का एक अंक या एक प्रहसन श्रेणी का ये नाटक है। इस नाटक में कितने दृश्य है, ये भी आप ध्यान में रखें कि 6 दृश्य है और सभी दृश्यों में 6 अलग अलग स्थानों का चित्रण है। इसमें जो पहला दृश्य है वो बाह्य प्रांत है, यहाँ पर बाह्य प्रांत। इसके बाद दूसरा जो दृश्य है ये किसका है? बाजार का है। तीसरा दृश्य जंगल का, चौथा दृश्य राजसभा का, पांचवा दृश्य अरण्य का और छठा दृश्य किसका है? शमशान का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला दृश्य कहाँ से शुरू होता है? राज्य के बाहरी प्रांत से शुरू होता है। यहाँ पर जंगल और अरण्य शब्द आया है, माना कि जंगल का पर्यायवाची है अरण्य, लेकिन आपको यहाँ इसी शब्द का इस्तेमाल करना है, दोनों को बदलना नहीं है। तीसरा जो दृश्य कहाँ पर है? जंगल में है। पांचवा जो दृश्य कहाँ पर है? अरण्य में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा इसके कथानक पे भी बात कर ले। वैसे मैं इससे संबंधित एक वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से विस्तार से इसे देख सकते हैं। कथानक को अगर देखें तो ये एक लोक कथा पर आधारित नाटक है या प्रहसन है। इसमें रचनाकार ने राज व्यवस्था, जाति प्रथा, उच्च वर्ग की सामंती सोच आदि की निंदा की है। यह प्रहसन किसी जमींदार को लक्षित कर नेशनल थिएटर के लिए लिखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस राज्य में चौपट राजा जैसा शासन हो, विवेक अविवेक का भेद नहीं किया जाए, वहां की प्रजा की स्थिति कैसी हो जाती है? दयनीय हो जाती है। इसी दयनीय स्थिति का चित्रण करना इस नाटक का या इस प्रहसन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर अगर हम पात्रों की बात करें तो ये पात्र प्रतीकात्मक है और प्रतीकात्मकता के आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया है, जिसे हम विस्तार से देखेंगे। तो अगर पात्रों की प्रतीकात्मकता की बात करें तो सबसे पहले जो अंधेर नगरी है यानी अंध व्यवस्था का प्रतीक है। अंधेर नगरी किसका प्रतीक है? अंध व्यवस्था का। चौपट राजा किसके प्रतीक है? विवेकहीनता एवं न्याय दृष्टि नहीं होने का प्रतीक है। विलासिता का प्रतीक है। निरंकुश सत्ता का प्रतीक है। चौपट राजा को भी प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है। उसके बाद गोवर्धन दास जो हैं, ये लोभ वृत्ति एवं पेटू लोगों का प्रतीक है। जो पेटू हैं, केवल अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के हित के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचते, स्वयं का पेट भरने में ही लगे रहते हैं। महंत जी हैं, ये दूरदर्शिता, व्यवहार कुशलता, नीति उपदेशक के प्रतीक हैं। बकरी है, वो किसकी प्रतीक है? निरीह आम जनता की प्रतीक है। फरियादी आम आदमी और न्याय मांगने वाले का प्रतीक है। तो ये प्रतीकात्मकता आपको ध्यान में रखनी है। कई बार एक नंबर के जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसमें भी इस पर प्रश्न आ जाते हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरीशचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध प्रहसन है जो 1881 में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु हरीशचंद्र ने अपने प्रहसन अंधेर नगरी को परंपरा से चली आ रही लोकोक्ति, कौन सी? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, कि वहां प्रत्येक जो वस्तु है वो टके सेर में ही मिलती है, चाहे वो कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो और कितनी ही कम कीमत की क्यों ना हो। इसी लोकोक्ति पर आधारित है, जिसमें बिहार के किसी मूर्ख और अत्याचारी शासक को आधार बनाकर उसके कुकर्मों को प्रकट किया है। एक सामान्य सी लोकोक्ति के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के दोषों, शोषण, स्वार्थपरता आदि को एक साथ प्रकट करके अपने कौशल को भी दिखाया है। अब अगर बात करें कि इसकी जो रचना है या साहित्यिक जो रचना होती है उसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है? देखिए, नामकरण किसी भी रचना की पहचान है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की पहचान उसका नाम होता है। तो साहित्यिक रचना के लिए भी नाम उतना ही महत्व रखता है। नाटक के क्षेत्र में भी नामकरण का बहुत महत्व है।
हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें तो नाट्य रचनाओं के नामकरण के लिए अलग अलग आधारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले नायक के नाम पर नामकरण यानी रचना या नाट्य रचना का नामकरण, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। मैंने यहाँ पर वीडियो छोटी बनाने के लिए यहाँ कम टाइप किया है। आप इनको जब पेपर में लिखेंगे तो इन्हीं पंक्तियों को थोड़ा विस्तार से लिखेंगे कि नायक के नामकरण, नाम के आधार पर रचना का नामकरण। इसमें हम जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अन्य और रचनाएं भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नायिका के नाम पर रचना का नामकरण, जैसे ध्रुव स्वामिनी या राजश्री आदि। घटना के आधार पर नामकरण, जैसे सिंदूर की होली, रक्षाबंधन आदि। स्थान के नाम पर नामकरण, जैसे कश्मीर का कांटा, चित्रकूट आदि। मूल भाव को आधारित करके किसी भी रचना का या नाटक का नामकरण, जैसे तन मन धन या गोरक्षा। प्रतीकात्मकता के आधार पर अगर नामकरण की बात करें, जैसे भारत दुर्दशा, अंधा युग या अंधेर नगरी आदि। ये कैसे नामकरण है? जहां प्रतीक रूप में किसी को प्रतीक मानकर किसी समस्या का चित्रण किया जाए, वो क्या है? प्रतीकात्मकता होती है। तो यहाँ पर जो अंधेर नगरी है ये भी इसी श्रेणी में आता है। अब अंधेर नगरी के नामकरण की सार्थकता को अगर स्पष्ट करना है तो हम कुछ बिंदुओं को यहाँ आधार मानते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? ऐतिहासिक आधार पर अगर देखें तो क्या ये नाटक का नामकरण उचित है या सार्थक है? तो हम मानते हैं या हम जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय तथा भाषा आदि के लोग यहाँ पर रहते हैं और समय समय पर इनको तोड़ने और खंडित करने का आधार बना है। यानी समय समय पर हमारे देश में इन जातियों को, संप्रदायों को, धर्म को तोड़ने के लिए अलग अलग प्रयास हुए हैं। यह एक नहीं अपितु अनेक बार विदेशियों को गुलाम बना है। कौन? हमारा भारत देश। शक, हूण, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आदि ने हमारा शोषण किया, हमें कुचला, लेकिन हर बार हमारी गुलामी का मूल कारण क्या रहा? आपसी फूट, आपसी भेदभाव, आपसी सांप्रदायिक विखंडन, मतभेद और धर्म के नाम पर वैर भाव इसका मूल कारण रहे। भारतेंदु ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया। मानव का स्वभाव है कि कोई भी स्वयं को धोखा नहीं देता, लेकिन हम स्वयं को धोखा देकर इसे अंधेर नगरी बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं। यानी हमारे इतिहास को अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि बाहरी आक्रमणकारी आए, उन्होंने फूट डाली और राज किया, अंधेर नगरी बनाई। यानी हमारे देश में ऐसा शासन किया जो व्यवस्थित नहीं था और हम समय समय पर ऐसे शासकों के शिकार हुए। ये हमारा इतिहास हमें बताता है। तो इसी ऐतिहासिकता को आधार बनाकर इस नाटक का नामकरण इन्होंने किया है। तो इस दृष्टि से भी ये नामकरण सार्थक है। उसके बाद सामाजिक आधार को अगर देखें तो लेखक ने नाटक के आधार रूप में जिस समाज को ग्रहण किया वह अंग्रेजी शासनकाल का समाज है, क्योंकि ये वो समय काल है जब अंग्रेजी सत्ता भारतवर्ष में लागू थी, जो भ्रष्ट शासकों के कारण और ज्यादा भ्रष्ट हो गया। और उन अंग्रेजी शासकों का साथ किसने दिया? हमारे भारतीय भ्रष्ट शासकों ने ही तो दिया, जिससे वो और ज्यादा भ्रष्ट हो गया। सारे समाज में अराजकता थी, अन्यायपूर्ण और विकृत व्यवस्था थी। सर्वत्र लालच, शोषण और स्वार्थपरता पनप रही थी। इन्हीं बात को पंक्तियों के माध्यम से इस नाटक में जगह जगह पर बखूबी दिखाया गया है। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिक्स लगाते। टिक्स यानी टैक्स लगाते। हाकिम यानी जो हाकिम है, देश को चलाने वाले हैं, सत्ता पर आसीन है, वो समय समय पर हम पर क्या लगाते हैं? दुगना टैक्स लगाते हैं। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। चाहे भीतर कितना ही मैल भरा हो, लेकिन बाहर से कैसा चाहिए? हमें चटक रंग चाहिए, यानी दिखाना कुछ और जबकि मन में क्या है? मैल भरा हुआ हो। तो ये तत्कालीन समाज चाहे बाहर से जैसा भी दिखता हो, पर भीतर से कैसा हो गया था? मर्यादाहीन हो गया था। यह अंधी व्यवस्था, अंधे कानून और विवेक शून्य व्यवस्था का प्रतीक बनकर रह गया था। तो लेखक ने इसी प्रकार की प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर ये बताना चाहा है कि अंग्रेजी कानून, न्याय व्यवस्था और शासन तंत्र कैसा है? दूषित था। उस समाज में पंडित और मूर्ख में कोई भेद नहीं था। शोषक और शोषित एक समान थे। अपराधी और निरपराधी में कोई अंतर नहीं समझा
जाता था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी सही नहीं थी। तो समाज की उन अव्यवस्थाओं को आधार बनाकर, प्रतीक मानकर भी इस नाटक का नामकरण किया गया है। तो इस दृष्टि से भी नाटक का नामकरण सामाजिक आधार पर भी ये उचित है या सार्थक है। उसके बाद बात करें धार्मिक आधार की। देखिए, हमारे देश में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिला, जिसके कारण धर्म के नाम पर वैर भाव बढ़ गया था। यह बाजार में बिकने वाली एक वस्तु बनकर रह गई थी। क्या? जो धर्म था वो एक वस्तु मात्र रह गई थी। धर्म और जातियां विखंडित होने लगी थी। बाजार में हलवाई इसी बात की पुष्टि करते हुए क्या कहता है कि ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम है भाई, कि हलवाई तो एक ऐसी जात है जिसके 36 कोम है, बिरादरियां हैं। तो उसमें धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ने लगा। पंडे पुजारी स्त्रियों का शीलहरण कर षड्यंत्र रचने लगे, यानी स्त्रियों का शोषण होने लगा। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा सब क्या है, ये टके से बिकने लगे, यानी बाजार में सरेआम बिकने लगे, कोई कीमत नहीं थी इनकी। धर्म में ठेकेदार, प्रजा को दिशा दिखाने वाले संत महात्मा, समाज के व्यवस्थापक सब पेट की चिंता में व्यस्त रहने लगे थे। धर्म तो मात्र एक व्यवहार बनकर रह गया था। जात वाला ब्राह्मण तो स्पष्ट रूप से धर्म के क्षेत्र में अंधेर नगरी के नामकरण का आधार स्पष्ट भी कर देता है। तो यहाँ पर इस आधार पर अगर देखें, धार्मिक आधार पर, तो धर्म उस समय एक वस्तु मात्र बनकर रह गई थी जिसकी कीमत क्या है, टके सेर, यानी किलो के आसपास, और उसको कीमत क्या है उसकी 1 टका। तो यहाँ धर्म जो किसी देश का आधार है, किसी देश की संस्कृति का प्रतीक है, उसका भी मोल भाव होने लगा था। तो धार्मिक क्षेत्र में भी क्या आ गई थी, अराजकता आ गई थी, विखंडन बढ़ गया था, षड्यंत्र होने लगे थे, उसको भी यहाँ दिखाया है। उसके बाद अविवेकी शासक, अगर हम इस दृष्टिकोण से इस नाम की सार्थकता देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो राजा कैसा है, चौपट है, यानी अविवेकी है। तो भारतेंदु ने अपने नाटक का आधार बिहार के किसी शासक को बनाया जो किसी भी दृष्टि से शासक बनने के योग्य नहीं था, फिर भी सत्ता पर आसीन था, गद्दी पर बैठा था। जैसा राजा वैसी प्रजा के आधार पर प्रजा को भी उसी के अनुरूप बदल जाना था। चौपट राजा साभिप्राय शब्द है। इसका संबंध ऐसे राजा से है जिसने अपने अविवेक, दुराचरण और दुर्बुद्धिपूर्ण नीतियों से सारे देश को चौपट कर दिया हो, जिसके कारण देश का क्या हो गया है, सर्वनाश, और जनता क्या कर रही है, दुख भोग रही है। तो यहाँ अविवेकी राजा को भी केंद्र में रखा। ध्यान देखिए, लेखक ने चौपट राजा के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को माना है, जिस कारण सारा देश अराजकता का शिकार हो गया है। सर्वत्र मूल्यहीनता की स्थिति है, गुण ग्राह्यता समाप्त हो गई है, यानी गुणों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। सब और अंधाधुन मची है, पूर्ण निरंकुशता का राज्य है, अपनी मनमर्जी से शासक सत्ता चला रहा है। विदेश से इस देश का राजकाज अंग्रेज चला रहे हैं। यहाँ का धन लूटकर कहाँ ले जा रहे हैं, अपने देशों में ले जा रहे हैं। ये किसके कारण है? जब देश का राजा देश का नहीं होगा तो देश की सत्ता कैसे चलेगी, देश का शोषण होना आरंभ हो जाएगा, और उसी स्थिति को यहाँ भी चित्रित किया गया है, इस नाटक में भी चित्रित किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो ये नामकरण पूर्णतः सार्थक है। तो आखिर में हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि नाटक में जो विभिन्न प्रसंग और संवाद है, उसके आधार पर यह प्रमाणित होता है या सिद्ध होता है कि जब देश का राजा ही धूर्त, कपटी और अविवेकी होगा तो देश की जनता या प्रजा का पतन होना निश्चित है या अनिवार्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर इस नाटक का नामकरण अंधेर नगरी किया है। यानी किस आधार पर नाटक का नामकरण किया गया है? प्रतीकात्मकता के आधार पर, और ये पूर्ण रूप से सार्थक भी है। नाटक का उद्देश्य, कथ्य और प्रतिपाद्य इसके द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं, इसीलिए नामकरण पूर्ण रूप से सार्थक है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे आपको पूर्ण सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।